प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 क्षितिज का पहला चैप्टर गद्यखंड का पढ़ रहे हैं। और ये लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने, और पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। तो इनके जन्म के बारे में कुछ पढ़ते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भी भोपाल में रहते हैं और बसदा पत्रिका के संपादन में से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यकालीन जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जात, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा कोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब में प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो अब पाठ को थोड़ा सा पढ़ते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक ठो नगर पालिका भी थी। मतलब एक नगर पालिका थी, 2 सिनेमाघर थे जो ओपन थे, खुले हुए थे, और सीमेंट का एक कारखाना था। तो हालदार साहब जिस कस्बे से जाते थे वो ये सब बता रहे हैं कि इतना बड़ा कस्बा भी नहीं था जिसे पक्का मकान है वो कहा जा सके। तो अब क्या कह रहे हैं वो कि नगर पालिका वहाँ पर थी एक, लेकिन तो कुछ काम भी करती रहती थी। कभी पक्की सड़क करवा दी, तो कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कब सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। कि किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ऐसा किया कि वहाँ पर एक संगमरमर की एक प्रतिमा लगवाई गई नेताजी की। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी प्रतिमा की नहीं, बल्कि एक छोटे से हिस्से की है। तो पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ये अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो अब उन्होंने कहा कि पहले तो समय निकल गया होगा, तब तक कोई उन्होंने ढूंढ नहीं पाया, ऊहापोह में स्थिति रही होगी कि इनसे काम कराएं, उनसे कराएं। लेकिन शासनावधि का समय जब निकट आ गया तो वहीं के उसी कस्बे के एक ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए, उन्हीं को ये काम सौंप दिया गया।
जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो आदि वगैरह याद आने लगते। देश की आज़ादी की बातें उनको देख करके, उनकी मूर्ति को देख के याद आने लगती थी। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जब हवलदार साहब गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति तो पत्थर की बनी हुई लेकिन चश्मा नहीं लगाया गया उसके मूर्ति के ऊपर, तो चश्मा उनका रियल लगा दिया गया जैसे बनते ही हैं। तो जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। लोग मजाक करने लगे देशभक्ति के लिए भी। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। तो फिर उन्होंने देखा जो पहले आए थे तब दूसरा चश्मा लगा हुआ था, लेकिन इस बार कुछ दूसरा चश्मा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। हवलदार साहब का कौतुक और बड़ा। वाह भाई, क्या आइडिया। मूर्ति कपड़े बदल नहीं सकती तो चश्मा ही बदल सकती है, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतुक दुर्दमनीय, बहुत ज़्यादा कठिन हो गया, दुर्दमनीय माना बहुत असहनीय सा हो गया, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, यानी वो पान खा रहा था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो और उसे चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। मतलब कोई अगर ग्राहक आ जाता है और उसे चौड़े फ्रेम का चाहिए तो वो कैप्टन कहाँ से लाएगा चश्मा, और उसको वही वाला दे देता और मूर्ति के ऊपर दूसरा लगा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार, मतलब वैसे ही ज़रूरत होती है, वही फ्रेम अच्छा लगता है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया जो उनका रियल वाला था? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौन थिरकी, कत्ते की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए
चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। चेहरे से बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर की पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी तो असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, कई बातें उनके दिमाग में इस तरीके से आई होंगी। हवलदार के दिमाग उन्होंने कई तरीके से उसको सोचा। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्त की समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का महत्वपूर्ण सिपाही है? उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, हो सकता है आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा या फिर कोई चश्मे वाला का उनका नेताजी का साथी हो सकता है, इसलिए वो पहना रहा होगा। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े हुए हाथ को मुंह से 1.5 इंच रोक कर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लें, फोटो वोटो छपवा दो ना उसका कोई कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा, मतलब कमजोर सा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस के टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता माने आनंदित कर कुछ क्षण के देने के लिए, आश्चर्य कराने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा ऐसा नहीं था, कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा ही था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा ही नहीं है? पान वाला उदास हो गया और उसे पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं कह पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसते ही पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में, यानी बीचों बीच के शहर के बीच में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा, आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई।
कुछ ऐसा देखा कि नीचे रोको रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। वैसा बच्चे बना लेते जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी ही बात पर उनकी आंखें भर आई। यानी उनको लगा कि इस देश के बच्चों में ही देश प्रेम का जज्बा अभी कायम है और बच्चों ने घास के तिनकों या सरकंडे जो होते हैं मतलब जिससे बांस छोटा छोटा क्या वो बनता है, बांस लकड़ी जैसे ही होती है कुछ, उसका पत्ते होते हैं, उससे चश्मा बना दिया था। तो ये पाठ आपका पूरा हुआ। धन्यवाद।